हाय गाइस, रोजगार विद शिवा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 2। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा की शुरुआत कब से हुई थी? 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश से। नरेगा का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। पहले क्या नाम था? नरेगा, फिर उसके बाद हो गया मनरेगा। मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। मनरेगा के तहत कितने दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी प्रभावी हो जाती है? तो मनरेगा के तहत 15 दिन के भीतर श्रमिक को रोजगार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत गाँव को कितनी परिधि में ही कार्य मिल जाएगा? 5 किलोमीटर की परिधि में। अर्थात मनरेगा के तहत गाँव किसी को कार्य दिया जाएगा तो गाँव से 5 किलोमीटर से दूर से अधिक नहीं दिया जाएगा। मनरेगा के तहत किसी व्यक्ति को 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किया जाता है तो उसको कितना वेतन अधिक मिलेगा? यदि उसको 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भेजा जाता है तो उसको 10% अधिक वेतन दिया जाएगा, क्योंकि किराया भाड़ा जोड़कर 10% उसको किराया भाड़ा ऐड कर दिया जाता है। मनरेगा के तहत कम से कम कितनी महिला लाभार्थियों को रखा जाता है? कम से कम 1/3 महिलाओं को रखना आवश्यक है मनरेगा में। देखा होगा मनरेगा में काम करने लेडीज भी काम करती हैं तो उनका 1/3 अधिकार है उन्हें काम करने का। भारत सरकार ने मलेरिया उन्मूलन एवं मलेरिया को खत्म करने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। मलेरिया का एक भी मरीज न रहने की घोषणा की है 2030 तक, यानी 2030 तक भारत में एक मलेरिया का मरीज नहीं रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 55%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना परसेंट? 55% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, यानी 50% से ऊपर आज भी कृषि में लगी हुई है जनसंख्या। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किन राज्यों को हुआ? तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ 3 राज्यों को हुआ है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति क्यों आई थी? क्योंकि उस समय खाद्यान्न संकट आ गया था देश में। जब खाद्यान्न संकट आ गया तो इसलिए सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, जिससे कि खाद्यान्न संकट को दूर किया जा सके। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर हुआ था? गेहूं और चावल पर, क्योंकि गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा खपत थी तो इसी पर सबसे ज़्यादा लाभ भी हुआ। इस प्रकार हमारा देश खाद्यान्न संकट से बच गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जी थे। ये पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। कौन सी बैंक किसान की भूमि को बंधक बनाकर ऋण उपलब्ध कराती है? ये है भूमि विकास बैंक। ये किसान की भूमि को पहले बंधक बना लेती है, उसके बाद ऋण प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है केसीसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1998-99 में। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दूसरा नाम तकावी ऋण। ये तकावी ऋण भी देती है। तकावी ऋण का मतलब होता है कि ये ऋण दे देगी, मामूली सा ब्याज लेगी, लेकिन आपको अगली फसल उसको पे करना होता है। अगर नहीं पे कर पाते हैं तो आप एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा ब्याज लग जाता है आपको। और अगर आप पे कर देते हैं तो वही कार्ड आपका केसीसी कार्ड होता है, वो रिन्यूअल हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? एमएसपी होता है। एमएसपी कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? ये 23 कृषि फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है। अगर कुल टोटल पूछा जाए तो 2 वाणिज्यिक फसलें भी हैं। तो इस प्रकार अगर कुल पूछा जाए कुल फसलें तो 25 फसलें हैं, और कृषि अगर फसलें पूछी जाए तो ओनली 23 कृषि फसलों के लिए करता है। 1 रुपए के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? ये हमारा वित्त मंत्रालय, इन भारत सरकार जारी करती है। और 1 रुपए के नोट से ऊपर के नोट जितने भी हैं वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और सिक्का चाहे 10 का हो चाहे 20 का हो, सिक्के कौन जारी करता है? वो वित्त मंत्रालय ही जारी करेगा। भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुआ। यानी दशमलव प्रणाली का क्या अर्थ है? दशमलव प्रणाली का अर्थ है तो जैसे 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों को हम 0.5 रुपीज़ कह सकते हैं। 25 पैसे के सिक्कों को 0.25 रुपीज़ कह सकते हैं। तो इस प्रकार दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अप्रैल 1957 भारत में हुई थी। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा सभी मुद्राओं पर कितनी भाषाओं मुद्रा का मूल्य लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक रुपया है, जो आर बना हुआ, ऐसे आर बना होता है, बीच में कटा हुआ होता है। तो रुपये का प्रतीक की रचना किसने की थी? डॉक्टर उदय कुमार ने। भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में रुपया 1000,
और 500 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कब किया, अर्थात 1000 के नोट और 500 रुपये के नोटों को कब बंद कर दिया गया। ये 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिया गया। भारत सरकार, मोदी सरकार ने बंद कर दिए थे। उस समय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी, 1955 में। एसबीआई की स्थापना कब हुई, 1955 में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई है जो अपना सार्वजनिक क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक है। अगर यदि ये पूछा जाता है बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक को। ये बैंकों का बैंक है, ये बैंकों को ऋण देता है, इसलिए इसको बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। और ये सभी को ऋण देता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक हो गया। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कौन सा सबसे बड़ा बैंक है, नाबार्ड बैंक। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कृषि और ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ा बैंक पूछा जाए भारत में, तो नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, 3 बार, 1949, 1966, 1991। अब मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कम करना। ये सरकार क्यों करती है, भारत सरकार ने मुद्रा का मूल्यन क्यों किया, भारत सरकार ने मुद्रा का मूल्यन इसलिए किया है क्योंकि मुद्रा का जब भाव हम कम कर देंगे तो विदेशी मुद्रा ज़्यादा आएगी, यानी विदेशी अपने यहाँ से ज़्यादा किसी वस्तु का इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। इसलिए भारत सरकार जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन करती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा और इकट्ठी हो, किसी अपने यहाँ की वस्तुओं का विदेशों में निर्यात ज़्यादा हो। इसलिए 3 बार अब तक भारत सरकार कर चुकी है, 1949, 1966, 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी को बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1992 को सेबी की स्थापना होती है। सेबी का काम क्या करता है, इसका नाम होता है सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो जितने भी शेयर होते हैं, शेयर का कंट्रोलिंग यही करती है, शेयर पर कंट्रोल कमांडिंग यही करती है सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। करेंसी नोट प्रेस भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, नासिक महाराष्ट्र, 1928 में। अर्थात नोट छापने का कारखाना सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, वो नासिक महाराष्ट्र में 1928 में लगाया गया था। भारत में कितनी टकसालें हैं, टकसाल मतलब जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है। भारत में 4 टकसालें हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, यानी 4 टकसालें हैं भारत में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी योगी जी। अब आता है वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल संवर्धित कर। यानी वैट के जन्मदाता किस देश को माना जाता है, फ्रांस को। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत भारत में कब से हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी से पहले भारत में कौन सा टैक्स लगाया जाता था, वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैट को हटा दिया गया, जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, इसका सही आंसर है चावल, गेहूं मत कर देना, मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनका उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसलिए उसको हरित क्रांति नाम दिया गया। सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, श्वेत सफ़ेद दूध होता है तो दुग्ध उत्पादन हो गया। गुलाबी क्रांति का है प्याज, गलत टाइप हो गया, प्याज उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। गोल्डन क्रांति का फल एवं सब्जी से। गोल्डन क्रांति की जगह अगर गोल्डन फाइबर आ जाता है तो जूट उत्पादन से हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत थैंक यू।